शाह हवेली की सुबह अमूमन मुर्ग की अजान से नहीं बल्कि दादी माँ की खांसी और उनकी तस्बीह के दानों की खड़खड़ाहट से शुरू होती थी। मगर आज का मामला जरा मुख्तलिफ था, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर तीसरी जंग अजीम का समा बंधा हुआ था। और इस जंग का मरकजी हदफ कोई मुल्क नहीं बल्कि गुले रायना का वो मासूम हाथ था जो पिछले 5 मिनट से छुपते छुपाते रेंगते हुए आलू के पराठे की तरफ बढ़ रहा था। फिजा में देसी की नहारी और उबलती हुई चाय की मिली जुली खुशबुएं रक्स कर रही थी, जो किसी भी कमजोर कुवत आरादी वाले इंसान को घुटनों के बल गिराने के लिए काफी थी। और गुले राना उर्फ गुल्लू तो फिर एक जीती जागती खाते पीते पिरानी की बेटी थी। उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर का जायजा लिया। दादी अम्मा अपनी कुर्सी पर किसी मुगल शहनशाह की तरह बुर्जुमान थी और उनकी अकाबी नजरें बज़ाहिर अखबार की शाह सुर्खियों पर थी, मगर गुल्लू जानती थी कि उनकी छठी हिस्स रिडार की तरह उसकी प्लेट पर फोकस है। दूसरी तरफ उसकी ताई की बेटी शहला बैठी थी, जिसने आज सुबह सुबह न जाने किस खुशी में नीम ग्रीन कलर का एक इंतहाई चुस्त जंप सूट पहन रखा था, जिसे देखकर लग रहा था कि कोई बड़ा टिड्डा कुर्सी पर बैठकर अंडा फ्राई खा रहा है। और इसके साथ चची की बेटी महाजबीन थी, जिसके चेहरे पर फाउंडेशन की तहें देखकर गुल्लू को हमेशा ये खौफ लाक रहता था कि अगर उसने जोर से छींक मार दी तो सारा मेकअप अब पापड़ बनकर प्लेट में गिर जाएगा। गुल्लू ने एक गहरी सांस ली और अपनी पेट को अंदर की तरफ खींचा, जो कि एक नाकाम कोशिश थी। और बिजली किसी तेजी से पराठे का एक कोना तोड़ने की कोशिश की। खबरदार, एक गर्जदार आवाज ने पूरे डाइनिंग हॉल को हिला कर रख दिया। ये दादी अम्मा थी, जिन्होंने अखबार नीचे करके बगैर ही मेज पर हाथ मारा। गुले राना, तुमने फिर पराठे की तरफ हाथ बढ़ाया? क्या मैंने कल रात तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी कि अगर तुमने इस घर के राशन को दीमक की तरह चाटना बंद ना किया तो मैं किचन को ताला लगा दूंगी। गुल्लू का हाथ फिजा में ही मुंजमद हो गया। उसका मुंह, जो पराठे के इस्तकबाल के लिए खुल चुका था, वहीं का वहीं रह गया। शहला ने अपनी टोस्ट को नफासत से काटते एक जहरीली मुस्कुराहट छाली और बोली, दादी, आप भी ना, क्यों रोक रही है? खाने दे बेचारे को। वैसे भी गुल्लू का साया माशाल्लाह इतना फैल चुका है कि गर्मियों में हम सब इसके साय में बैठकर ना चाय पी सकते हैं, है ना गुल्लू? महाजबीन ने फौरन रुकवा दिया। हाय ला शहला, तुम भी क्या बातें करती हो? गुल्लू तो दरअसल हमारी हवेली की सिक्योरिटी है। उसे देखकर तो चोर भी तौबा करके वापस भाग जाएंगे कि जिस घर में ऐसे पहलवान रहते हो वहां चोरी करना सेहत के लिए मुजर है। दोनों कजन ने एक दूसरे के हाथ पर ताली मारी और अपनी करख्त हंसी के से गुल्लू का कलेजा छलनी कर दिया। गुल्लू की अम्मी नसरीन बेगम, जो खामोशी से सबकी प्लेटों में सालन डाल रही थी, शर्मिंदगी से सर झुका गई। उनकी आंखों में बेबसी थी, मगर वो उनके सामने बोलने की जुर्रत नहीं कर सकती थी। गुल्लू को अपनी माँ की तजलील पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर उसने हस्बे मामूल बात को हंसी में टालना बेहतर समझा। उसने डीट बनकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे शहला आपी, मैं तो बस ये देख रही थी कि पराठा ठीक है से पक भी गया है या नहीं। आप लोग के नाजुक मादे कहाँ ये देसी घी बर्दाश्त कर पाएंगे। आप तो हवा भी खा लें तो आपका वजन बढ़ जाता है। मैं तो आप लोगों की खिदमत कर रही थी। ये कहकर उसने मौका गनीमत जाना और महाजबीन की प्लेट से एक शामी कबाब उछक कर फौरन मुंह में डाल लिया। महाजबीन चीखी, बदतमीज, ये मेरा कबाब था। गुल्लू ने मुंह भरे मासूमियत से कहा, ओ, मैं समझी शायद मेकअप रिमोट का पैट है, गलती से खा लिया, सॉरी। उसी वक्त आजिर, जो कि गुल्लू का कजन होने के साथ साथ उसका वाहिद हवाईती और पार्टनर इन क्राइम भी था, सीढ़ियां उतरता आया। उसे ये मंजर देखा तो अपनी हंसी दबाते दादी के पास बैठ गया। दादी छोड़े ना, गुल्लू को खाने दे। वैसे भी कुर्बानी का बकरा जितना खाता है उतना ही अच्छा लगता है। गुल्लू ने आजिर को घूरा, लेकिन आजिर ने आंख मारकर उसे चुप करा दिया। दादी ने ऐनक दुरुस्त के इंतहाई संजीदगी से गुल्लू की तरफ देखा। देखो लड़की, मुझे तुम्हारी सेहत से ज्यादा ना अपनी हवेली के दरवाजों की फिक्र है। अगर तुम मजीद फैली तो मुझे दरवाजे चौड़े करवाने पड़ेंगे और मैं तुम्हारे खाने के चक्कर में हवेली का नक्शा नहीं बदल सकती। आज से तुम्हारा पराठा बंद, सिर्फ उबले हुए चने मिलेंगे, वो भी बगैर नमक के। गुल्लू का दिल टूट कर किरची किरची हो गया। उबले हुए चने, ये तो मौत से भी बदतर सजा थी। दादी ने अफसोस से अपनी लाडली पोती को देखा। नसें बिगाड़ने में इनका ही हाथ ज्यादा था, मगर अब पछताने का क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। उन्होंने फुल ही दिल में ला हौला वला कुव्वत पड़ा।
नाश्ते की ये मेज़ भी सिर्फ खाने की जगह नहीं थी, बल्कि एक मैदान जंग थी, जहाँ रोज़ाना गुल्लू की इज़्ज़त नफ्स का कीमा और उसके जज़्बात का जूस निकाला जाता था। लेकिन वो भी गुले राना थी, इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने तहैया कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, वो दोपहर को किचन में छुपकर रखी हुई खीर ज़रूर खाएगी, चाहे उसके लिए दादी की लाठी ही क्यों ना खानी पड़े। कभी नाश्ते का हंगामा थमा भी नहीं था कि हवेली के मरकजी दरवाजे से लंदन वाली फुप्पो निगहत बेगम एक तूफान की तरह दाखिल हुई। उनके चलने के अंदाज से लग रहा था कि वो कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आई है। उनके हाथ में आईफोन था और चेहरे पर ऐसी चमक थी जैसे उन्होंने अभी अभी बर्तानिया खरीद लिया हो, या फिर मलकाई बर्तानिया ने उन्हें चाय पर बना लिया हो। लाउंज पे पहुंचते उन्होंने डरामाई अंदाज में बाहें फैलाई और चिल्लाई, खुशखबरी खुशखबरी, मेरा शेर आ रहा है। निगहत फूफो ने ऐलान किया। हवेली में जैसे सुनाटा छा गया, सबके जहन अलग अलग शेर आए। गुल्लू ने सोचा कि शायद फूफो चिड़ियाघर से कुछ जानवर ला रही है। दादी माँ ने तस्वीर रोकी। कौन आ रहा है? शाह खानदान के वारिस की वापसी हो रही है, फूफो ने चिल्लाकर कहा। हवेली में एक लम्हे को फिर से सुनाटा छा गया। क्या मेरा जावियर आ रहा है? दादी सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी। निगत फूफो ने सोफे पर गिरते हुए एक लंबी सांस ली और फखर से बोली, जी हाँ अम्मी जान, मेरा बेटा जावियर शाह लंदन से अपनी तालीम और बिजनेस ट्रेनिंग मुकम्मल करके मुस्तकिल पाकिस्तान आ रहा है, और सबसे बड़ी बात, वो यही शादी करेगा। ये सुनना था कि हवेली में जैसे 9 रेक्टर स्केल का जल्जला आ गया। शहला जो अपनी नाखून रगड़ रही थी उछल कर खड़ी हुई। ओ माय गॉड, जावियर भाई सच्ची? उसकी बाई कहने पर ताई जहान ने उसे घूर कर देखा। कमल का लड़की, मगर शहला ने उनकी घूरी नजरअंदाज की। मैंने इनकी इंस्टाग्राम तस्वीरें देखी हैं, वो तो बिल्कुल बॉलीवुड के हीरो लगते हैं। माजबी ने फौरन अपना दुपट्टा संभाला और बालों को झटकते बोली, हाँ मगर मैंने सुना कि वो बहुत क्लासी और सोफिकेटेड है। उन्हें पेंडू लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। इसे शाला तुम तो दूर ही रहना। शाला ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। उधर दादी जान के चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी आ गई। उन्होंने फौरन गुल्लू की तरफ देखा, जो कि अभी तक छुपा हुए एक बिस्किट को चबाने की कोशिश कर रही थी। दादी ने गुल्लू को उंगलियों के इशारे से अपनी तरफ बुलाया। गुल्लू डरते डरते उनके घुटनों के पास जा बैठी। दादी ने उसका चेहरा ठोड़ी से पकड़कर ऊपर किया। वो इंतहाई सख्त लहजे में बोली, गुले राना, मेरी बात अपने इन छोटे छोटे कानों में ना अच्छी तरह ठोस दो। जावियर कोई मामूली लड़का नहीं है, वो वलायत ब्लड है। उसे नफासत, सलीका और स्मार्टनेस पसंद है। खबरदार जो तुम उसके सामने बहस की तरह जिगाली करती नजर आई, और ये जो तुम हर वक्त ढीले ढाले कपड़े पहनकर घूमती हो, इसे बदलो। मैं नहीं चाहती मेरा पोता आते ही समझे कि हवेली में हमने कोई हाथी पाल रखा है। उसके सामने कम जाया करना, और अगर जाना भी पड़े तो पेट अंदर करके सांस रोक लिया करना। दादी के अल्फाज गुल्लू के दिल पर हथौड़े की तरह बरस रहे थे। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसे बचपन का वो जावियर याद आया, जो मोटा सा, चश्मिश सा था और उसके साथ मिट्टी में खेलता था। क्या वो वाकई इतना बदल गया था कि उसे अपनी कजन की शक्ल से भी नफरत होगी? आसिर ने गुल्लू के कंधे पर हाथ रखा और दादी से बोला, दादी आप फिक्र न करें, जावियर भाई गुल्लू के दिल को देखेंगे, वजन को नहीं। और वैसे भी गुल्लू का दिल इतना बड़ा है कि इसमें 2-4 जावियर फिट आ सकते हैं। दादी ने आजिर को घूरा, चुप कर जाओ तुमने उसे सर पर चढ़ा रखा है। इस हंगामे के बाद गुल्लू अपने कमरे में आ गई और आईने के सामने खड़ी हो गई। उसका सांवला रंग, बड़े बड़े गाल और सेहतमंद जिस्म, उसे आज पहली बार अपने वजूद से नफरत महसूस हुई। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? उसने अपने अक्स से पूछा। उसका दिल चाहा कि खूब रोए, लेकिन फिर उसे याद आया कि रोने से भूख ज्यादा लगती है, और उस वक्त किचन में जाना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए उसने खुद को बेड पर गिरा दिया और छत को घूरते हुए जावियर की ख्याली तस्वीर हटाने लगी। उसे क्या मालूम था कि असल तूफान तो भी आना बाकी है। उस तूफान का नाम आजिर की ब्यूटी थेरापी है। शाम के साए गहरे हो चुके थे और गुलू अपने कमरे में गमगीन बैठी थी कि अचानक दरवाजा धड़ल्ले से खुला और आजिर किसी कमांडर की तरह अंदर दाखिल हुआ। उसके दोनों हाथों में बड़े बड़े शॉपिंग बैग से और चेहरे पर ऐसी संजीदगी जैसे वो किसी बहुत बड़े मिशन से निकला हो। उसने थैले बेड पर उलट दिए। उसमें से दर्जनों अजीबोगरीब बोतलें, ट्यूबें, जड़ी बूटियां और रंग बिरंगी पाउडर बरामद हुए। गुल्लू ने हैरत से पूछा, ये क्या है आजिर? तो क्या फेरी में कोई अताई डॉक्टर का क्लिनिक खोलने वाला है?
आसिफ ने एक बोतल लहराई जिस पर लिखा था इमरजेंसी स्लिमिंग टी और पुरजोश अंदाज में बोला, गुलू मेरी बहन, ये हम चीजें नहीं है, ये मेरा प्रोजेक्ट जावेर है। हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। भाई कल शाम की फ्लाइट से लैंड कर रहा है और मुझे तुझे गुले राना से मिस यूनिवर्स बनाना है। गुल्लू ने खौफजदा होकर पूछा, मगर कैसे? आजिम ने आस्तीन ने ऊपर चढ़ाई और एक माहिर ब्यूटिशियन के अंदाज में बोला, सबसे पहले चाय पियो, ये खास चीन के पहाड़ों से मंगवाई है, जो कि दरअसल इसने पंसारी की दुकान से खरीदी थी। ये तुम्हारी चर्बी को ऐसे पिघला देगी जैसे गर्म तोए पर मक्खन। गुल्लू ने बोतल का ढक्कन खोला तो पूरे कमरे में सड़े हुए मोजों और पुरानी मछली जैसे बदबू फैल गई। गुल्लू ने फौरन नाक बंद कर ली और चिल्लाई, अल्लाह की पनाह, आसिर ये क्या बला है? ये पीकर तो मैं पतली क्या होंगी, सीधा कब्र पहुंच जाऊंगी। मैं ये हरगिज नहीं पीऊंगी। आसिर ने जज्बाती होकर उसके हाथ पकड़ लिए। देखो गुल्लू, तुझे मेरी इज्जत का वास्ता, वो शैला और माँ जबीन तैयार बैठी है भाई पर डोरी डालने के लिए। क्या तू चाहती है कि जाविया इन मेकअप की दुकानों का हो जाए? तुझे भाई को इम्प्रेस करना होगा और इसके लिए जहर का प्याला पीना पड़ेगा। गुल्लू ने आसिर के जज्बाती ब्लैकमेलिंग में आकर नाक बंद की और एक बड़ा घूंट हलक से नीचे उतारा। अगला लम्हा क्यामत का था। गुल्लू की आंखें बाहर निकल आई, जुबान बाहर लटक कर वो खांसने लगी। पानी, पानी, ये तो तेजाब है। आसिर ने फौरन उसे पानी का गिलास दिया और बोला, शाबाश शेर की बच्ची, अब बारी है अगले मरले की, शाही उपटन। उसे एक प्याले में जर्द रंग का एक लहसदार माता निकाला जिसमें हल्दी, बेसन, दही, लीमू और खुदा जाने क्या क्या मिलाया हुआ था। ये क्या है? गुल्लू पीछे हटी, चुप करके बैठ जा। आसिर ने उसे कुर्सी पर जगह दिया और ब्रश लेकर उसके चेहरे पर वो लेप थोपना शुरू कर दिया। आसिर ये मेरी आंखों में जा रहा है। गुल्लू चिल्लाई, बर्दाश्त कर, हुस्न मांगता है कुर्बानी। आजिर किसी संगदिल मुसव्विर की तरह उसके चेहरे को कैनवस समझकर रंग रहा था। गुल्लू ने मजाकमत की कोशिश की तो आजिर ने उसके सर पर एक हल्का सा धप लगाया, हिलना मत, अगर ये हिल गया तो तेरा चेहरा ट्रैफिक सिग्नल जैसा हो जाएगा और दादी मेरा कुचूमन बना देंगी। मतलब ये दादी पोते की मेरी भुगत थी जब गुले राना भुगत रही थी। तकरीबन आधे घंटे की मुशक्कत के बाद गुल्लू का पूरा चेहरा पीली दीवार की तरह हो चुका था, सिर्फ आंखें और होंठ नजर आ रहे थे। आजिर ने पीछे हटकर अपने शाहकार को देखा और फखर से बोला, वाह, अब लग रही हो ना तुम कुछ शहजादी, इस शहजादी की नाराज सुतीली माँ। खैर जो भी है, इसे 4 घंटे तक नहीं उतारना, जब ये सूख कर पापड़ बन जाए तब धोना है। चाहो तो खा लेना पापड़ समझकर, तब तक तुम हिलना मत और खबरदार जो कुछ और खाया। ये कहकर आजिर अपनी कामयाबी पर मुस्कुराता कमरे से निकल गया। गुलू अब अकेली थी, चेहरा ऐसे अकड़ा हुआ था कि वो मुस्कुरा भी नहीं सकती थी और पेट में चूहे नहीं बल्कि हाथी दौड़ रहे थे। 1 घंटा गुजरा, फिर 1.5 घंटा। भूख ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। उसे याद आया कि फ्रिज में कल की बची हुई रसमलाई पड़ी है। आजिर ने मना किया है मगर एक चम्मच से क्या ही होगा। नफ्स ने उसे भड़कलाया। भूख और चटोरपन की जंग में हमेशा की तरह जीत पेट की हुई। गुलेराना अपने पीले भूत बंगले वाले चेहरे और अकड़ी हुए तासरात के साथ दबे पांव कमरे से निकली। रात का वक्त था, हवेली की रोशनियां मदम थी। वो दीवारों के साथ लगकर साय की तरह किचन की तरफ पड़ी। उसे क्या खबर थी कि जिस जावियर के लिए सारा ड्रामा रचाया गया वो अपनी फ्लाइट जल्दी लैंड होने की वजह से हवेली के दरवाजे पर पहुंच चुका है और ठीक उसी वक्त किचन की तरफ आ रहा है पानी पीने के लिए। गुल्लू ने जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खोला और उसकी मदम रोशनी उसके पीले भयानक चेहरे पर पड़ी, पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। गुल्लू मुड़ी और सामने सूट बूट में मलबूस इंतहाई हैंडसम मगर थका हुआ जावेर खड़ा था। जावेर की नजर जैसे ही अंधेरे में चमकते उस पीले खौफनाक चेहरे पर पड़ी, उसकी चीख निकल गई, या अल्लाह, मैं जुम्बई कहाँ से आ गया ये? घर में गुल्लू के हाथ से रसमलाई का प्याला छूटा और सीधा जावियर के अतालवी जूतों पर जा गिरा। ये उनकी पहली मुलाकात थी। रात के पिछले पैर हवेली के किचन में होने वाली रसमलाई सानिया अभी तक दरो दीवार के हादसे में ताज़ा थी, और क्यों ना होता। आखिर लंदन से आने वाले मिस्टर परफेक्ट जावियर शरीफ की जिंदगी में पहली बार किसी हल्दी ज़दा जुम्बी को इतने करीब से जो देखा था। मगर अगली सुबह जब शाह हवेली का सूरज तुलू हुआ तो फिजा में एक अजीब सा तनाव और जोश मिला जुला था। जाविया ने जल्दी आकर सबको सरप्राइज दिया, इसलिए अफरा तफरी और जोश हर चीज पर नजर आ रहा था। लंदन पलट अंग्रेज बाबू की खिदमत में हर कोई बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा डाल रहा था।
नाश्ते की मेज पर आज मामूल की चहल पहल की बजाय एक शाहाना तकल्लुफ का समा था। नसरीन बेगम व पुप्पो ने दागिने की हदायत और मेज को कॉन्टिनेंटल और देसी खानों से ऐसे सजाया था जैसे किसी गैर मुल्की सफीर की आमद हो। और फिर वो लम्हा आया जब सीढ़ियों से मिस्टर प्रोटीन यानी जावेर शाह नीचे उतरे। ग्रे रंग का थ्री पीस सूट, बालों में नफासे से लगा जेल और हाथ में आईफोन, वो वाकई किसी फैशन मैगजीन का सर्वक लग रहा थे। मेज पर बैठी शैला ने, जिसने आज फिर फैशन के नाम पर एक अजीबो गरीब मैक्सी पहन रखी थी जो इस पर टेंट की तरह लग रही थी, और माँ जबीन ने, जिसका मेकअप देखकर लग रहा था कि उसने पेंट की बाल्टी में गोता लगाया, एक साथ गहरी सांस ली। गुड मॉर्निंग जावेयार की कोर्स में आवाज लगाई। सावे ने एक बहुत नपी तलीफ प्रोफेशनल मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और कुर्सी संभाल ली। गुले राना उर्फ गुलू अभी तक गायब थी। दरअसल वो सतून के पीछे छुपी ये देख रही थी कि अंग्रेज बाबू का मूड कैसा है। मगर आसिफ, जो हमेशा की तरह गुलू का दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा लगता था, उसे पीछे से आकर गुलू को ऐसा जोरदार धक्का दिया कि वो लड़खड़ाती हुई सीधी डाइनिंग टेबल के ऐन सामने जावियर के रूबरू जा रखी। गुलू ने बौखलाकर दुपट्टा संभाला। आज उसने उपटन तो धो लिया था, मगर उसका सादा सूती सूट और चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई रंगत उसे बाकियों से अलग कर रही थी। साविर ने कॉफी का कप लोगों से लटाया। उसकी नजरों में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी जायजा लेने वाली क्लिनिकल निगाह थी। उसने गुल्लू को सर से पांव तक देखा, फिर इंतहाई शाइस्तगी से धीमी आवाज में बोला, ओ, तो ये है मिस गुले रायना। रात के अंधेरे में आपका तारुफ जरा खौफनाक रहा, मगर दिन की रोशनी में देखकर खुशी हुई कि आपका ताल्लुक इंसानों से ही है। उम्मीद है कि मेरे जूतों की रस्ट लाइट ट्रीटमेंट के बाद आपको सुकून मिल गया होगा। वो मुस्कुराहट दबाता उसे बावई करवा गया। उसके चेहरे पर बचपन की किसी याद की रमक नहीं थी। मेज पर मौजूद सब लोग हंस पड़े। गुल्लू का चेहरा तिमतिमा उठा, मगर वो भी गुले राना थी, इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसे उस गोरी बिल्ले को सबक सिखाना जरूरी था। उसने नजरें उठाकर जावेर की आंखों में देखा, फौरन तुर्की व तुर्की जवाब दिया, जी बिल्कुल। दरअसल हमारे यहाँ मेहमानों का इस्तकबाल मीठा खिलाकर किया जाता है, और अब ये बात है कि मेहमान का दिल इतना कमजोर निकला कि वो मासूम लड़की को देखकर ही चीखें मारने लगे। मुझे लगा विलायत चाहकर आपका दिल शेर जैसा होगा, मगर आप तो। गुल्लू ने जुमला अधूरा छोड़कर मायने खीस मुस्कुराहट दी। जावेर की मुस्कुराहट सिमट गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये देहाती सी लड़की उसे डरपोक कहेगी। उसे अबरूज का है और वार का रुख बदला। दिल का तो पता नहीं है मिस गुल, मगर आपकी सेहत देखकर लगता है कि आपका मादा जरूर शेर जैसा है, जो हर वक्त शिकार की तलाश में रहता है। वैसे साइंस कहती है कि कशल शकल ग्रेविटी पहाड़ी इंसान पर ज्यादा असर करती है। शायद इसीलिए आप हर वक्त किचन में घुसी रहती है। ये तंज बहुत गहरा और तहजीब के खिलाफ गुलाफ में लिपटा हुआ था। शैला ने ओ माय गॉड कहकर ताली बजाई। गुल्लू को चुभन तो हुई, मगर उसने मुस्कुराकर एक पराठा अपनी प्लेट में रखकर बोली, देखिए जावेर भाई, खाते पीते ग्रानों की निशानी यही होती है कि इनके दस्तरखान और वजूद भरे भरे होते हैं। अब आपकी तरह सूखे तिनके बनकर हवा में उड़ने का हमें शौक नहीं है। कम से कम आंधी आए तो हमें टक्कर तो देख सके ना, और खड़े रहने का हौसला तो हमें होता ना। ये जवाब इतना करारा था कि आजिम ने मेज के नीचे से गुल्लू को थम्स अप दिया। जावेर लाजवाब होकर अपनी ब्लैक कॉफी पीने लगा, मगर उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वो जरा भी नहीं बदली थी। उसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। उसे शायद उसे इस मोटी लड़की में एक चैलेंज नजर आ गया था। उसी शाम डिनर का मंजर किसी मैदान जंग से कम नहीं था। नसरीन बेगम, ताई शमेला और जरीन ने जावेर को अलग अलग तरह से मुतासिर करने के चक्कर में दस्तरखान पर निहारी, पाए, दम का कीमा और बिरयानी की देगे सजा दी थी। खुशबू ऐसी थी कि मुर्दा भी जिंदा हो जाए। गुल्लू की आंखों में इन खानों को देखकर मोहब्बत के दिए जल उठे थे। वो भी निहारी की तरफ हाथ बढ़ाने वाली थी कि जावेर ने एक डॉक्टर की तरह गला खनकारा। उसे खाने को ऐसे देखा जैसे वो जहर, और बोला, क्या हम इज्तमाही खुदकुशी की तैयारी कर रहे हैं? ये तेल में तैरती हुई लाशें, मेरा मतलब है बोटियां, ये खाना नहीं बल्कि कार्डियोलॉजिस्ट का बिजनेस बढ़ाने की स्कीम है। दादी ने टोका, अरे चुप कर, खा भी दे कुछ, हड्डियां निकल आई है तेरी, हमें डॉक्टरी ने सिखा। जावेद ने संजीदगी से कहा, दादी ये हड्डियां नहीं, फिटनेस है। और मिस गुल, उसने अचानक रुख गुल की तरफ किया, जो बड़े खुशू खुजू से इहारी में नान डुबो रही थी। आप तो खास तौर पर एहतियात करें, आपका बॉडी मास इंडेक्स पहले ही खतरे की घंटी बजा रहा है।
اگر آپ نے یہ نوالا کھایا تو یقین کریں آپ کے دل کو اتنا پمپ پڑے گا جتنا ایک جنریٹر کو لوڈ شیڈنگ میں کرنا پڑتا ہے۔ کیوں اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں؟ یہ نوالا آپ کو ذائقہ دے گا مگر آپ کی زندگی کے 2 دن کم کر دے گا۔ یہ بات اس نے اتنے خیر خوارہ انداز میں کہی کہ گلو کا ہاتھ ہی رک گیا۔ شیلا نے موقع غنیمت جانا اور طنز کا تیر چلایا، ارے زاویر بھائی، اسے کیا سمجھا رہے ہو؟ اس کا مادہ تو کنواں ہے، یہ سب ہضم کر جائے گی۔ گلو کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ بات کھانے کی نہیں تھی، بات اس تضحیک کی تھی جو نصیحت کے نام پر سب کے سامنے کی جا رہی تھی۔ گلو نے نوالا پلیٹ میں رکھا۔ اس بار اس کے پاس کوئی کرارا جواب نہیں تھا کیونکہ زاویر نے صحت کا کارڈ کھیلا تھا۔ اس نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، زندگی کے دن تو اللہ کے ہاتھ میں ہے زاویر صاحب، مگر آپ لوگ کیلوریز گنتے گنتے زندگی کا ذائقہ ہی بھول گئے۔ مجھے لمبی زندگی نہیں چاہیے، خوشیوں والی زندگی چاہیے۔ اور یہ کہہ کر وہ بڑی محفل سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میز پر ایک سناٹا چھا گیا۔ زاویر کو اپنی جیت پر خوشی کی بجائے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ گلو کا آخری جملہ اس کے فٹنس کے فلسفے پر باری پڑ گیا تھا۔ اگلی صبح زاویر نے اپنی گلٹی مٹانے اور گلو کو سدھارنے کے لیے جوگنگ کا اعلان کر دیا۔ دادی کے حکم پر گلو کو بھی جانا پڑا۔ ارے اٹھ، کیا بھینسی کی طرح سو رہی ہے؟ نیچے دیکھ شالہ کیسے بن سور کر جوگنگ پر جا رہی ہے۔ اگر اسے زاویر کا دل موا لیا تو تیرا سر جوتے سے لال کر دوں گی۔ چل بھاگ جا ان کے ساتھ۔ دادی مشن امپاسبل عمل درآمد کر رہی تھی۔ گل رانا مجبوراً اس درویشی پلٹ گورے کے ساتھ اپنی نیند مارتی ہوئی۔ زاویر کسی ایتھلیٹ کی طرح ٹریک سوٹ میں آگے آگے تھا۔ شیلا اور ماجبین ہیلز والے سینڈل پہن کر ٹک ٹک کرتی واک کے نام پر فیشن پیریڈ کر رہی تھی اور گلو سب سے پیچھے بدحواس سے بھاگ رہی تھی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، وہ زیر لب بڑبڑا رہی تھی، یا اللہ یہ کون سا عذاب ہے، اس انگریز کو تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ زاویر رکا اور مڑ کر گلو کو دیکھا جو کہ ہانپ رہی تھی۔ اس بار زاویر کے لہجے میں طنز نہیں بلکہ کوچ والی سختی تھی۔ کم آن گل، رکنا نہیں، یہ درد صرف تمہارے دماغ میں ہے، تمہارے جسم سے زیادہ برداشت کر سکتا ہے، خود کو چیلنج کرو۔ گلو نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے سانس لیتے ہوئے کہا، سر میرا جسم اور دماغ دونوں متعلقہ قرار پاس کر چکے ہیں کہ بس بہت ہو گیا، اب آگے میں یہی ٹھیک ہوں۔ زاویر سر ہلا کر آگے نکل گیا۔ گلو موقع پا کر ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئی جہاں قسمت سے گول گپے والا کھڑا تھا۔ گلو کے لیے ریگستان میں نخلستان ملنے والی جگہ تھی۔ اس نے فوراً پلیٹ بنوائی۔ ابھی پہلا گول گپا منہ میں ڈالا ہی تھا کہ زاویر وہاں نمودار ہوا۔ اس نے گلو کو رنگے ہاتھ پکڑ لیا۔ گلو کا منہ بھرا ہوا تھا اور آنکھیں پھٹی ہوئی تھی۔ زاویر نے اسے دیکھا اور ایک گہری آہ بھری، تم کبھی نہیں سدھرو گی نا، میں وہاں تمہاری لائف بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں، تم یہاں۔ گلو نے جلدی سے گول گپا نگلا اور معصومیت سے بولی، دیکھیں زاویر یہ چیٹنگ نہیں ہے، یہ فیول ہے، گاڑی چلانے کے لیے پٹرول تو چاہیے ہوتا ہے نا، اور ویسے بھی کبھی کبھی دل کی سن لینی چاہیے، ہر وقت دماغ کی سنیں گے تو پاگل ہو جائیں گے۔ زاویر اس کی اس معصوم دلیل پر مسکرا دیا۔ اس کے چہرے کی سختی پگھل گئی۔ تمہیں یاد ہے گل، بچپن میں ایسے ہی چھپ کر کھاتے تھے۔ زاویر کی آواز میں ماضی کی مٹھاس تھی۔ گلو نے پلیٹ آگے کی، آپ بھی لینا، ایک گول گپے سے آپ کا سکس پیک خراب نہیں ہوگا۔ اس کا موڈ فریش ہو گیا، مطلب زاویر کچھ نہیں بولا تھا۔ زاویر نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر ایک گول گپا اٹھا لیا۔ یہ ان کے درمیان پہلی صلح تھی، خاموش اور کھٹی میٹھی۔ شام کو ویلکم پارٹی کا ہنگامہ تھا۔ دادی نے اس بار بھی ہار نہیں مانی۔ گل رانا کو بلیک کلر کی ساڑی تھمائی اور وارننگ دی کہ اسے ہر صورت اپنے جسم پر لپیٹنا ہے، چاہے پیٹ کاٹنا ہی کیوں نہ پڑے۔ پر دادی کی اس دل دہلا دینے والی وارننگ سے گل رانا نے اس ٹینٹ نما ساڑی سے اپنا وجود لپیٹ لیا۔ گلو سیاہ ساڑی میں ملبوس جب نیچے اتری تو واقعی کسی سانولی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ساڑی نے اس کے وجود کے بھاری پن کو ایک وقار میں بدل دیا تھا۔ زاویر مہمانوں سے باتیں کر رہا تھا مگر اس کی نظریں گل رانا پر اٹک گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ گلو کے چہرے میں ایک عجیب سی کشش ہے جو شہلا اور ماجبین کے تھوپے ہوئے میک اپ میں نہیں۔ شہلا یہ برداشت نہیں کر سکی، وہ جوس کا گلاس لے کر گلو کی طرف بڑھی اور بڑی چلاکی سے ٹکرائی۔ سرخ جوس گلو کی ساڑی کے پلو پر پھیل گیا۔ شہلا نے فوراً ڈرامہ شروع کر دیا، اوہ مائی گاڈ گلو، تم دیکھ کر نہیں چل سکتی، اتنا مہنگا ڈریس برباد کر دیا، اف تم کتنی آکورڈ ہو۔
गुलू शर्म से पानी पानी हो गई। सब लोग उसे देख रहे थे। वो रोने ही वाली थी कि जावियार वहां पहुंच गया। उसे शैला को देखा और फिर गुलू को। उसकी आंखों में जहानत थी। वो समझ गया कि ये हादसा नहीं, साजिश है। जावेद ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और गुलू के हाथ में दिया। फिर शैला की तरफ मुड़ा और इंतहाई शाइस्तगी मगर काटदार लहजे में बोला, शैला, गलती गुल की नहीं। दरअसल कुछ लोगों के हाथ में तवाजुन और नियत में सफाई नहीं होती। और वैसे भी उसने गुलू की तरफ देखकर एक दिलकश मुस्कुराहट दी। ये साड़ी अब ज्यादा अच्छी लग रही है। बिल्कुल यूनिक डिजाइन, क्लास इंसान के कपड़ों में नहीं, उसके रवैये में होती है। शैला का मुंह खुले का खुला रह गया। आसिम ने पीछे से सीटी बजाई। गुरु ने हैरत और तशक्कुर से जावेर को देखा। आज पहली बार मिस्टर प्रोटीन ने उसके वजन का नहीं बल्कि उसके वक्कार का दफा किया था। उन दोनों की नजरें मिली और समय निहारी, गोलगप्पे, टाइट ब्लंट सब पीछे रह गए। सिर्फ एक जज्बा था जो धीरे धीरे परवान चढ़ रहा था। एक अनकही सी अंडरस्टैंडिंग जो मोहब्बत की पहली सीढ़ी थी। वेलकम पार्टी के हंगामे अभी थमे नहीं थे कि शाह हवेली में एक नया महाज खुल गया, जिसकी कमांडर इन चीफ कोई और नहीं बल्कि खुद निगहत बेगम जावेर की वालदा थी, जिन्होंने नाश्ते की मेज की बजाय लॉन्च में मोर्चा संभाल लिया था और अपने इकलौते हीरे जिसे बेटे के लिए रिश्ता महम का बाकायदा आगाज कर दिया था। उन्होंने अपने पाई पैड पर लड़कियों की तस्वीरों का एक डिजिटल एल्बम खोल रखा था और जावेर को, जो कि अभी अभी जाकर नीचे आया था और जिसकी आंखों में नींद का खुमार था, सोफे पर गिर रखा था। निगहत बेगम ने बड़े जोशो खरोश से स्क्रीन पर उंगली फेरते हुए एक तस्वीर दिखाई और जज्बाती लहजे में बोली, देखो जावेर, ये कमिश्नर साहब की बेटी है। बिल्कुल कैथरीना कैफ लगती है। कद भी माशाल्लाह लंबा है और सुना है बेकिंग का डिप्लोमा किया है इसने। जावेर ने बेजारी से पेशानी मसी। उसे इस वक्त कॉफी की सख्त तलब थी, मगर यहाँ उसे दुल्हनें पेश की जा रही थी। उसे संजीदगी से कहा, मॉम प्लीज, मैं अभी उठाऊं, मेरा बिजनेस तो सेट होने दे, ये बातें बाद में देखेंगे। अभी वो बात कर ही रहे थे कि ताई मी, शैला की अम्मी और चच्ची जान महाजबीन की अम्मी भी मैदान में कूद पड़ी। ये दोनों खवातीन भला कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि बाहर की कोई लड़की बाजी ले जाए। ताई मी ने बड़ी चालाकी से निगहत बेगम के हाथ से आईपैड लिया और तस्वीर को बहू देखते हुए नाक पूछ चढ़ाई। हाय निगहत, ये तो बहुत ही तेज लग रही है। तुम तो जानती हो आजकल की ये सबकी लड़कियां कितनी मुंह फट होती है। घर बसाना इनके बस की बात नहीं होती। बस पॉलर जाना है, पैसे उड़ाना चाहती है ये। चची जान ने फौरन लुकमा दिया और अपनी बेटी की मार्केटिंग शुरू कर दी। बिल्कुल सही कह रही है भाभी। अरे, घर तो वही लड़कियां बसाती हैं जो अपनी हो, जिनकी रगों में शाह खानदान का खून हो। अब देखो हमारी माँ जबीन को, माशाल्लाह फैशन भी जानती है, किरदारी भी। कल ही कह रही थी कि मैं जावेर के लिए अपने हाथों से स्वेटर बुनूंगी। क्यों माँ जबीन? माँ जबीन जो वहीं बैठी हुई थी अपने नाखूनों का मुआयना कर रही थी, शर्मा कर बोली, जी अम्मी, मुझे तो नेटनिंग बहुत पसंद है। तारमी जल कर बोली, हाँ हाँ, स्वेटर बुनना तो आसान है, मगर सलीका बड़ी चीज़ है। मेरी शैला को देखो, कल से बेचारी ने कुछ नहीं खाया कि जावेर को दुबली लड़कियां पसंद है। इसे कहते हैं कुर्बानी। जावेर उन तीनों खवातीन की बहस और इशारों के दरमियान सैंडविच बनकर रह गया था। शैला और माजबीन ने उसे इतने लच्छेदार नजरों से देख रही थी कि जावेर की को भी घुटन होने लगी थी। तो अपनी फितरत में शर्मीला और प्राइवेट इंसान था। उसे यूं सरेआम अपनी बोली लगना सख्त नापसंद था। वो झिंझलाकर उठ खड़ा हुआ और इंतहाई शाइस्ता मगर दो टोक लहजे में बोला, मॉम, माजरत चाहता हूँ, मगर मुझे भी एक बहुत अहम कॉन्फ्रेंस कॉल करनी है। ये शादी ब्याह की बातें फिर कभी। ये कहकर वो तेजी से वहां से निकल गया। पीछे दादी माँ अपनी झोली में मूंगफली चीरते हुए जेरेलब मुस्कुराई थी और बुड़बुड़ाई, लगे रहो तुम सब, जिसका दानी पानी लिखा होगा वही जीतेगी। और मुझे पता है मेरे पोते की किस्मत में पिज्जा नहीं, देसी घी की चूरी लिखी है। शाम होते ही स्टडी रूम का दरवाजा माहौल खासा संजीदा और कारोबारी हो गया। जावेर अपनी बड़ी सी मेज के पीछे बैठा सर थामे हुआ था। उसका नया टेक्सटाइल ब्रांड शाह वाइब्रेंट्स शुरू होते ही मुश्किलात का शिकार था। मार्केट से ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे और अपनी लंदन वाली हिकमत अमली यहाँ फेल होते देखकर परेशान था। शहला और माजबीन मौका मिलते ही वहां पहुंच गई थी। शहला सोफे पर टांग रख के बैठी थी और माजबीन जावेर की मेज के पास खड़ी थी। जावेर ने झिंझलाकर फाइल बंद की। आई डोंट बिलीव इट, हमारा फैब्रिक टॉप क्लास है,
پھر بھی ڈیلرز اسے کیوں نہیں اٹھا رہے؟ شیلا نے اپنے بالوں کو جھٹکتے فوراً مشورہ دیا، دیکھو زاویہ، پرابلم تمہارے برانڈ کی وائب ہے، یہ بہت بورنگ ہے۔ تم ایسا کرو، ایک بڑی سی میوزیکل نائٹ کرو، انسٹاگرام پر لائیو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مہاجبی نے بھی اپنی عقل کے موتی بکھیرے، ہاں زاویہ، اور پیکنگ کی کلر شاکنگ پنک کر دو، بہت کیچی لگے گا۔ زاویہ نے گہری سانس لی اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے ان فضول مشوروں پر غصہ آ رہا تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ اس وقت دروازے پر ایک بہت دھیمی اور با ادب دستک ہوئی اور گولے نانا چائے کی ٹرے لیے اندر آئے۔ دادی ماں نے اسے نیا حکم جاری کیا، کس انگریز بلے کی خدمت گزاری کا، ورنہ رات کا کھانا بند ہونے کی دھمکی دی گئی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح سادہ لباس میں تھی، دوپٹہ سلیقے سے اوڑھا ہوا تھا۔ اسے خاموشی سے چائے کا کپ زاویہ کے سامنے رکھا اور ساتھ ہی ایک تیکھی نظر شہلا اور مہاجبین پر ڈالنی نہیں بولی تھی، جو کہ مکھیوں کی طرح اس کے گرد بن بناتی رہتی تھی۔ زاویہ نے اسے سرسری سا دیکھا اور شکریہ کا اشارہ کیا۔ گلے نانا موری نہیں بلکہ وہیں کھڑی رہی اور میز پر بکھرے ہوئے ڈیزائنر کے خاکوں کو غور سے دیکھتی رہی، جو اس کی طرح ہی روکے پیکے سے تھے۔ مسٹر زاویہ، گلو کی آواز بہت دھیمی اور باوقار تھی۔ اسے پہلی بار سے نام سے پکارا تھا۔ زاویہ نے چونک کر سر اٹھایا، اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات پوچھو؟ زاویہ نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، جی گلے نانا پوچھے۔ اسے ابھی بھی برا نام دے کر اسے مخاطب کیا تھا۔ انہوں نے ایک ڈیزائن کی طرف اشارہ کیا، آپ یہ کپڑے کن خواتین کے لیے بنا رہے ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے وہ سوال کرنے لگی تھی۔ زاویہ نے حیرت سے اسے دیکھا، ظاہر ہے ماڈرن پاکستانی خواتین کے لیے۔ گلو نے مسکرا کر نفی میں سر لیا، مسئلہ یہی ہے، آپ خیالی خواتین کے لیے کپڑے بنا رہے ہیں، حقیقی خواتین کے لیے نہیں۔ آپ کے ڈیزائنز میں نمائش ہے مگر سہولت نہیں۔ یہاں کی عورتیں اسے سوٹ ڈھونڈتی ہیں جو خوبصورت بھی ہو اور اتنا باوقار کہ اسے پہن کر وہ بڑوں کے سامنے بیٹھ سکے۔ یہ کٹے پیچھے آستین اور یہ عجیب رنگ شاید ریم پر اچھے لگے مگر گھروں میں نہیں۔ اگر آپ ان میں تھوڑی سی مشرقی تہذیب، تھوڑا سا گیر اور پائیداری شامل کرتے تو یقین کریں یہی دکاندار جو آج انکار کر رہے ہیں کل آپ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، کیونکہ آپ کو ان کے کلچر کو اپنانا ہوگا، اسے بدلنا نہیں ہوگا۔ اسے سچائی سے تجزیہ کیا کہ وہ انگریزی بابو اس کے مشورے میں 100 کیڑے نہ نکال دے، مگر وہ مشورہ دینے سے باز نہیں آئی۔ اس کی باتیں اتنی منطقی اور زمینی حقائق کے قریب تھی کہ زاویہ تنگ رہ گیا۔ کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ شالا اور ماجبین کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ زاویہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور سنگلو کو ایک نئی نظر سے دیکھا، جس میں برہم یا ترس نہیں بلکہ خالص احترام تھا۔ گلے رانا، تم واقعی حیران کن ہو۔ زاویہ کا لہجہ سنجیدہ اور متاثر کن تھا۔ میں اتنی بڑی ٹیم کے ساتھ مل کر جو بات نہیں سمجھ سکا، تم نے چند جملوں میں سمجھا دی۔ یہ بصیرت تمہیں کہاں سے ملی؟ حیرت زدہ تھا، اس سے زیادہ حیرت گلے رانا کوئی۔ ارے ارے یہ درویشی بابو تو تعریف بھی کرتا ہے۔ وہ ایک دم چوڑا ہوا مگر جو بظاہر لاپرواہ اور نارمل رکھا تھا اس نے۔ وہ ایک ادا سے نظریں جھکا دی، بس مشاہدہ ہے سر، اگر سنبھالتی ہوں تو بجٹ اور پسند ناپسند کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ بزنس میں تو ایک گھر ہے نا۔ زاویہ نے اس بات میں سر رہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، بالکل ٹھیک۔ اس نے اس سے زیادہ ستائش نہیں کی کہ پھول کو مزید موٹی نہ ہو جائے، محترمہ، مگر اس کی آنکھوں میں جو تحسین تھی وہ کسی بھی جملے سے زیادہ گہری تھی۔ شہلا اور ماجبین وہی گڑی چل پھن کر راکھ ہو گئی، کیونکہ آج زاویہ نے میک اپ کو نہیں ذہانت کو سلام کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد شہلا نے کرو یا مرو کی پالیسی اپناتے زاویہ کا دل جیتنے کے مادے کا راستہ چنا۔ اس سے ضد کی کہ وہ زاویہ کے لیے خود اسپیشل ڈنر بنائے گی۔ رات کو ڈنر پر ایک عجیب و غریب سی فوڈ ڈش پیش کی گئی جس میں شاید مچھلی کچی تھی یا قریب باسی۔ زاویہ نے اپنی شائستگی اور مروت میں وہ کھانا کھا تو لیا مگر رات کے پچھلے پہر اس کا معدہ جواب دے گیا۔ شدید فوڈ پوائزننگ نے اسے ندحال کر دیا۔ زاویہ اپنی فطرت میں انتہائی نفیس اور پرائیویٹ انسان تھا۔ وہ تکلیف میں بھی یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی اسے کمزور حالت میں دیکھے، لیکن طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ نگہت بیگم کو خبر ہو گئی اور وہ تو روتی پیٹتی اپنے کمرے سے نکلی۔ ہائے میرا بچہ، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ اور میں کیا کروں؟ تائی اور چچی بھی اپنی بیٹیوں کو لے کر پہنچ گئی۔ شالا نے دروازے سے جھانکا تو زاویہ بیڈ پر ڈال پڑا تھا، رنگت زرد تھی اور پسینے میں شرابور تھا۔
शैला ने फौरन अपनी नाक पर टिश्यू रख लिया। ओ माय गॉड मॉम, ये तो बहुत सीरियस लग रहा है। मुझे तो जरासीमों से डर लग रहा है कि हमें भी इन्फेक्शन ना हो जाए। महाजा बेगम पीछे हट गई। हाँ आंटी, हम डॉक्टर अंकल को फोन करते हैं, अंदर जाना ठीक नहीं है। दादी अम्मा जो वहीं खड़ी थी, उन्होंने निगत बेगम का रास्ता रोक लिया, जो जज्बात में पागल हो रही थी। रुको निगत, दादी की आवाज में रोक था। तुम अंदर जाओगी तो उसे संभालने के बजाय खुद रोने ढोने में लग जाओगी। वो लड़का है, उसे इस वक्त माँ के आंसू नहीं, सुकून और दवा चाहिए। निगत बेगम ने तड़प कर कहा, तो कौन जाएगा, मेरा बेटा अकेला है। दादी ने गहरी और पुरवानी नजर गुलिराना पर डाली, जो दीवार के साथ लगी खामोशी से खड़ी थी। गुलिराना जाएगी, दादी ने फैसला सुना दिया। ताइमी ने इतराज किया, गुलू क्यों? दादी ने सख्ती से कहा, क्योंकि वो नखरे वाली नहीं है, उसे पता है कि बीमार की तीमारदारी कैसे की जाती है। चलो सब हटो यहाँ से, मरीज को सांस लेने दो। दादी ने सबको वहां से हटा दिया और गुलू को अंदर भेज दिया। ये दादी की सियासत का सबसे बड़ा पत्ता था। गुलू कमरे में दाखिल हुई तो एसी बहुत तेज था, जिससे जावियर कपकपा रहा था। गुलू ने सबसे पहले एसी का दर्जा हरारत ठीक किया, फिर खिड़कियों के पर्दे थोड़े से हटा दिए ताकि ताज़ा हवा आए। वो जावियर के बेड के पास आई। जावियर ने आंखें खोली। धुंधले मंजर में उसे गुलू नजर आई। उसे कमजोर आवाज में कहा, प्लीज गुई, मुझे तन्हाई चाहिए। वो नहीं चाहता था कि गुलू से इस बेबसी के आलम में देखे। गुलू ने कोई जज्बाती डायलॉग नहीं बोला, उसे बस खामोशी से थर्मामीटर चेक किया और बोली, तन्हाई से बुखार नहीं उतरता जाविर साहब, दवा से उतरता है। वो किचन गई और यखनी और दवाई लेकर आई, जो दादी ने पहले ही बनवा के रखी थी। उसे जाविर को सहारा देकर बिठाया। जाविर इतना कमजोर था कि उसने मजामत तक नहीं की। गुलू ने चीमच से उसे यखनी पिलाना शुरू कर दी। जाविर ने मुंह फेर लिया, नहीं पी जा रही। चलो ये तो अच्छी बात है, मैं पी लेती हूँ, वैसे भी पेट में चूहे मातम कर रहे हैं। इससे पहले कि वो बाउल को मुंह लगा कर कुछ पी थी, जाविर ने इंतहाई नागवारी से उसे घूरा। तुम मेरी खिदमत के लिए आई हो ना, तो पिलाओ मुझे इंसानों की तरह। उला चाहते हुए उसे डांटते हुए बोला। मुली राना शरारत से मुस्कुराई। जाविर ने उसे बेबसी से देखा और फिर खामोशी से यखनी पीने लगा। यखनी की गरमाइश ने उसके अंदर का लर्ज खत्म कर दिया। गुलू ने टिश्यू से नफासत से उसके होंठ साफ किए और तकिया दुरुस्त करके उसे लिटा दिया। शुक्रिया, जाविर ने आहिस्ता से कहा। उसकी आवाज में अब वो अजनबियत नहीं थी। गुलू ने साइड टेबल पर पानी रखा और कुर्सी पर बैठकर किताब उठा ली। तुम किताबें भी पढ़ती हो? मुझे लगा शायद फोकस पर बातें पर ही रहता बस। दिमाग खाली। वो मुस्कुराकर तंज कर गया। गुलू राना ने किताब उसके घुटने पर लाई। मरीज होकर अपनी जुबान तो बड़ी जान चल रही है आपकी। जावेद ने उसे मुस्कुरा कर देखा, जो वही जमकर बैठी थी। दोबारा किताब पढ़ने लगी। तुम जानी नहीं? गुलू ने किताब से नजरें हटाए बगैर कहा, जब तक आपका बुखार नहीं टूटता भी कहीं नहीं जा रही, आप सो जाए। जावेद ने उसे देखा। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास जागा। बाहर वो लड़कियां थी जो उसकी परफेक्ट हालत की दीवानी थी, और यहाँ ये लड़की जो इसकी बदतरीन हालत में भी उसके साथ थी। उसका सांवला रंग, उसका वजन, सब कुछ जावियर की नजरों में मातूम हो गया। उसे सिर्फ एक बाकिरदार और सलीकामंद खातून नजर आई। जावियर ने दिल ही दिल में इतराफ किया कि जिंदगी गुजारने के लिए एक गुड़िया की नहीं, एक साथी की जरूरत होती है। उसने आंखें मूंद ली और उसके लबों पर एक पुरसुकून सी मुस्कुराहट आ गई। ये रात जावियर की बीमारी की रात थी, मगर दर हकीकत ये उसके शफायाब होने की रात थी, क्योंकि आज उसे जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत समझ आ गई थी कि जावियर की तबीयत संभलने से शाह वेली की रौनकें नहीं, सिर्फ बहाली होगी, बल्कि उसमें एक नई जोशो खरोश का भी इजाफा भी हो गया था। इस बीमारी के दौरान गुलराना ने जिस खामोशी, सलीके और खलूस से जावियर की तीमारदारी की थी, उसे जावियर के दिल में वो मकाम बना लिया था जो शायद दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी डिग्री या खूबसूरत तरीन चेहरा भी ना बना पाता। उधर जावियर के बिजनेस शाह वाइब्रेंस ने भी कुल्लू के दिए हुए देशी मशहूरों की बदौलत दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की शुरू कर दी थी। वही दुकानदार जो पहले जावियर के डिजाइन को मुस्तरद कर रहे थे, अब एडवांस चेक लेकर लाइन में खड़े थे, क्योंकि जावियर ने गुलू के कहने पर अपनी कलेक्शन में रवायत और वकार का तड़का लगा दिया था। इस शानदार कामयाबी और जावियर की सेहतयाबी की खुशी में दादी ने हवेली में एक अजीम शान तकरीब का ऐलान कर दिया। ये पढ़कर दरअसल पार्टी दादी की वो आखिरी दाव था
جس کے ذریعے وہ حویلی کے تمام لوگوں پر یہ واضح کر دینا چاہتی تھی کہ مستقبل کی ملکہ کون ہوگی۔ تقریب کی شام حویلی کا لان رنگ برنگی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ فضا میں تازہ گلابوں اور موتیا کی خوشبو رچی تھی۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ شہر کی بیگمات، خاندان کے دور پرے کے رشتہ دار، زاویہ کی بزنس پارٹنر سبھی موجود تھے۔ شہلا مہاجبین نے آج پھر اپنی تیاری کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ شہلا نے انتہائی ایک بھڑکیلا اور چمکیلا گاؤن پہن رکھا تھا، جس کے ساتھ اس نے بھاری بھرکم میک اپ کیا تھا کہ اس کی اصل شکل پہچاننا ہی مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ہر آنے والی مہمان کے سامنے ایسے ہی چلتی پھر رہی تھی جیسے یہ پارٹی خاص اسی کے اعزاز میں ہو اور وہ بھی زاویہ کی ہونے والی دلہن ہو۔ مہاجبین بھی اپنے پیلے رنگ کے فینسی سوٹ میں تتلی بنی گھوم رہی تھی۔ اس کے برعکس گل رانا اپنے کمرے میں شیشے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے آج ایک انتہائی سادہ لیکن نفیس جامنی رنگ کا ریشمی سوٹ پہنا تھا، جس کے دوپٹے پر ہلکا سنہری کام تھا۔ اس نے بالوں کی ایک ڈھیلی سی چٹیاں بنائی تھی اور کانوں میں چھوٹے سے جھمکے پہنے تھے۔ وہ کوئی ماڈل نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اس کے چہرے پر ایک ایسا اطمینان اور وقار تھا جو اسے سب سے منفرد بنا رہا تھا۔ آزر کمرے میں داخل ہوا اور سیٹی بجائی۔ واہ گلو، آج تو تم واقعی رائل لگ رہی ہو۔ قسم سے اگر میں تیرا بھائی نہ ہوتا تو تجھ پر عاشق ہو جاتا۔ گلو نے ہنس کر اسے تکیہ مارا۔ بکواس مت کر اور چل نیچے، دادی بلا رہی ہے۔ جب گلو نیچے لان میں پہنچی تو پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ ہر طرف کہکی اور باتوں کا شور تھا۔ ایک طرف بوفے لگا ہوا تھا جہاں انواع اقسام کے کھانے سجے تھے، لیکن گلو نے آج کھانے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی دھڑکن تھی، ایک انجانا خوف اور امید کی میری جوڑی کیفیت۔ ظاہر مہمانوں کی جھرمٹ میں گرا ہوا تھا۔ اسے گہرا نیلا سوٹ پہن رکھا تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح انتہائی وجیہہ اور ہینڈسم لگ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بار بار ہجوم میں کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر گلو پہ پڑی، اس کے چہرے پر ایک ایسی پرسکون مسکراہٹ آ گئی جیسے کسی مسافر کو منزل مل گئی ہو۔ شائلا نے یہ دیکھ لیا، اس کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ زاویہ کی توجہ کا مرکز وہ موٹی اور سانولی لڑکی بنے۔ اس نے اپنی ماں اور چچی کو اشارہ کیا۔ تائمہ نے فوراً اپنا محاذ سنبھالا۔ وہ مہمان خواتین کے اس گروپ میں جا بیٹھی جہاں خاندان کی سب سے زریلی اور غیبت پسند خواتین موجود تھی۔ ان میں بیگم شمیم سر فہرست تھی، جن کا کام ہی لوگوں کے رشتوں میں کیڑے نکالنا تھا۔ تائمہ نے گلو کی طرف اشارہ کرتے بلند آواز میں کہا، ہائے بیچاری نسرین، مجھے تو اس کی فکر ہی کھا جاتی ہے۔ بیٹی جوان ہوگی اور ماشاءاللہ صحت ایسی ہے کہ 2 لڑکوں کے برابر ہے۔ پتہ نہیں اس کا رشتہ کیسے ہوگا۔ آج کل تو لڑکے سمارٹ اور گوری لڑکے پسند کرتے ہیں۔ بیگم شمیم نے فوراً رکما دیا اور اپنی اینک درست کرتے ہوئے گلو کو گورا۔ سچ کہہ رہی ہو بہن، رنگت بھی تو دیکھو، بالکل توے جیسی ہے۔ اندھیرے میں تو نظر بھی نہ آئے، اور سنا ہے کہ کھانے کی ایسی شوقین ہے کہ دیگے چٹ کر جائے۔ بڑا ایسی بہو کون پالے گا؟ چچی جان نے اپنا حصہ ڈالا۔ ارے میں تو کہتی ہوں نسرین بھابی اسے کسی کسائی یا حلوائی کے ہاں بیاہ دے، وہیں اس کا گزارا ہو سکتا ہے۔ ہمارے خاندان کے لڑکے تو ایسی لڑکیوں کو لفٹ بھی نہ کرائیں۔ اب دیکھو نا ہمارا زاویار، ہیرے جیسا لڑکا ہے، اس کے لیے تو ہم نے چاند جیسی شہلا کو ہی سوچ رکھا ہے جو ہر لحاظ سے اس کے معیار پر پورا اترتی ہے۔ ان خواتین کی آوازیں خاصے بلند تھی اور وہ جان بوجھ کر گلو کی ماں نسرین بیگم کو سنا رہی تھی جو کہ پاس ہی بیٹھی تھی۔ نسرین بیگم کا چہرہ فک ہو گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو تہنے لگے۔ وہ اپنی بیٹی کی یہ تذلیل برداشت نہیں کر پا رہی تھی مگر خاموش تھی۔ گلو جو جوس کی ٹرے لے کر وہیں سے گزر رہی تھی، اس نے ایک نظر سب کی بات سنی۔ اس کے قدم وہیں رک گئے، ٹرے اس کے ہاتھ میں کانپنے لگی۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ وہ تیر تھے جو سیدھا اس کی روح کو گال کر گئے تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید اب چیزیں بدل گئی ہو، مگر آج اسے احساس ہو کہ معاشرے کی نظر میں اس کا کردار، اس کی ذہانت، اس کی خدمت سب بے معنی ہے۔ صرف اس کا وزن اور رنگ ہی اس کی پہچان ہے۔ شائلا نے دور کھڑے ہو کر فتح مندانہ مسکراہٹ کے ساتھ گلو کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو دیکھا تمہاری اوقات یہی ہے۔ گلو کا دم گھٹنے لگا، اسے بڑی مشکل سے اپنے آنسو روکے، ٹرے وہی میز پر رکھی اور الٹے قدموں واپس جانے لگی۔ اسے لگا کوئی یہاں ایک پل بھی رکی تو سب کے سامنے پوٹ پوٹ کر رو پڑے گی۔ وہ تیزی سے مڑی تو سامنے زاویہ کھڑا تھا۔ زاویہ کا چہرہ بالکل صاف تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسا طوفان تھا
जो गुल्लू ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने गुल्लू का रास्ता रोक लिया। कहाँ जा रही हो? जावेर की आवाज में सख्ती नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा इख्तियार था। गुल्लू ने नजरें झुकाई। कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं है। जावेर ने उसकी बात सुनी, अनसुनी कर दी और उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। वो सीधा उस खवातीन के ग्रुप के पास पहुंचा जहां भी गुल्लू के मोटापे और रंगत का मजाक उड़ाया जा रहा था। जावेर को देखकर सब खवातीन यकदम खामोश हो गई। ताइमी और चाची के चेहरे पर चापलूसी वाली मुस्कुराहटें आ गई। आओ आओ बेटा, हम तो बस तुम्हारी ही बातें कर रही थी, ताइमा ने चहक कर कहा। जावेर ने गहरी नजर सब पर डाली। उसका अंदाज बिल्कुल इंतहाई बावखा मगर इंतहाई सर्द था। ये खवातीन को सर्दी लगने लगी। मैं सुन रहा था ममानी, जावेर का लहजा धीमा मगर काटदार था। आप लोग हुसन, मयार और जोर की बातें कर रही थी। उसने शैला की तरफ देखा जो पास ही खड़ी थी, और जो फिर गुल्लू की तरफ। आप लोगों को लगता है कि जावेर शाह की खूबसूरती का मयार ये है कि लड़की का जेरा साइज 0 हो और रंगत गोरी हो? महफिल में सन्नाटा छा गया। म्यूजिक बंद हो चुका था और सबकी नजर जावेर पर थी। जावेर ने गुल्लू के करीब जाकर अपनी बात जारी रखी। आप सबने गुल के वजन और रंगत को देख तो लिया, मगर क्या किसी ने उसका वो दिल देखा जो सोने का है? मुझे किसी ने उसकी वो जहानत देखी जिसने मेरे डूबते हुए बिजनेस को बचाया था? मेहमानों में सरगोशियां शुरू हो गई। जावेर ने अपनी माँ निखत बेगम की तरफ देखा और फिर ममानी की तरफ। जब मैं बीमार था, जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो ये नाम नहाद स्मार्ट और खूबसूरत लड़कियां बदबू के डर से भाग गई थी। उस वक्त सिर्फ एक सामने लड़की थी जिसने बिना किसी गर्ज के मेरी खिदमत की, जिसने मुझे अपने हाथों से खिलाया, मेरी तकलीफ समेटी। खूबसूरती चेहरे की जिल्द में नहीं होती आंटी, खूबसूरती किरदार में होती है, वफा में होती है, एहसास में होती है। और मेरे लिए जावेर रुका। उसने गहरा सांस लिया और गुरु की तरफ मुड़ा जिसकी आंखें अब आंसुओं में बह रही थी। जावेर की आवाज अब भारी और जज्बाती हो गई थी। मेरे लिए दुनिया की सबसे हसीन लड़की वो है जो बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ी है, और वो गुलेराना है। मुझे प्लास्टिक की गुड़ियों की जरूरत नहीं है। मुझे एक जीती जागती बाकिरदार और समझदार शरीके हयात चाहिए, और वो गुरु से बेहतर कोई नहीं हो सकता। तो जावेर ने वो बात कह दी जो सबके लिए बमशिल थी। शैला के हाथ से जूस का गिलास गिरकर टूट गया। ताइमा और चाची का मुंह खुली का खुला रह गया। बेगम शमीम ने शर्मिंदगी से दुपट्टा दुरुस्त किया। नसरीन बेगम फूट फूट कर रो पड़ी थी, मगर ये खुशी के आंसू थे। हाजिर ने पीछे से जोरदार नारा लगाया, जियो शे, ये हुई ना बात। दादी बने ने अपनी लाठी हवा में लहराई और फखर से बोली, मैं ना कहती थी, मेरा बेटा पोता जौहरी है, इसे हीरे और पत्थर की पहचान है। गुल्लू को यकीन नहीं आ रहा था। उस शख्स जो कभी इसके वजन का मजाक उड़ाता था, आज बड़ी महफिल में उसकी ढाल बना बैठा था, उसकी वजूद का दिफा कर रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी महरूमियत, सारी कम्प्लेक्स उसे एक लम्हे में धुल गया। सावे ने गुल्लू को देखा और आंखों ही आंखों में उसे तसल्ली दी। फिर से मेहमानों से माजरत की और वहां से हट गया। गुल्लू भी जज्बात की शिद्दत से मगलूब होकर वहां से किचन की तरफ भाग गई। वो अकेले में इस खुशी को जज़ब करना चाहती थी। गुली राना फ्रिज के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे, मगर लबों पर मुस्कुराहट। उसने फ्रिज से मैग्नम आइसक्रीम निकाली। इसकी पुरानी आदत थी कि खुशी हो या गम, वो मीठा जरूर खाती थी। वो भी रैपर खोल ही रही थी कि पीछे से कदमों की आहट आई। अकेले अकेले, ये जावेद की आवाज थी। गुल्लू चौंकी और जल्दी से आइसक्रीम छुपाने की कोशिश की। जावेद मुस्कुराता हुआ अंदर आया। उसने अपना कोट उतारा और आस्तीन ने फोल्ड की। वो बहुत रिलैक्स लग रहा था। अब तो डाइट पर है ना, और ये कैलोरीज का बम है। गुल्लू ने शरारत और घबराहट की मिली जुले तासुर के साथ कहा। जावेर उसके करीब आया। उसकी आंखों में अब वो अजनबियत नहीं थी, बल्कि एक गहरी अपनायत थी। उसने नरमी से गुल्लू के हाथ से आइसक्रीम ले ली। मैंने सोचा कि मैंने पूरी जिंदगी कैलोरीज गिनते गिनते गुजार दी। मेरा जिस्म तो फिट होगा, मगर जिंदगी का जायका फीका रह गया। जावेर ने आइसक्रीम का एक बाइट लिया और गुल्लू की तरफ देखकर आंख मारी। बुरा नहीं है। गुल्लू हैरत से देख रही थी। आप आइसक्रीम खा रहे हैं मिस्टर प्रोटीन? शुगर खा रहे हैं? जावेर हंसती। मिस्टर प्रोटीन को अब समझ आ गई है कि जिंदगी में थोड़ी मिठास भी जरूरत थी। गुल्लू, जावेर का लहजा इंतहाई संजीदा और रोमानवी हो गया था। उसने गुल्लू की आंखों में झांका।
اور میری زندگی بہت بورنگ، بہت نپی تلی اور بے رنگ سی ہو گئی تھی۔ تم نے آ کر اس میں ہنگامہ مچا دیا، تم نے مجھے جینا سکھایا، تم نے مجھے بتایا کہ پرفیکشن ظاہری شکل میں نہیں، اندرونی سکون میں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی دوبارہ پھیکی ہو، میں چاہتا ہوں کہ یہ سانولی سلونی لڑکی میرے مسٹر ڈائٹ والے روٹین میں ہمیشہ کے لیے شامل ہو جائے۔ کیا تم اس بورنگ انسان کو برداشت کرو گی؟ ایک پرپوزل تھا، بہت سادہ، بہت سچا اور بہت میٹھا۔ گلو کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، وہ شرما گئی، اس کا سانولا چہرہ حیا کی سرخی سے ٹمٹما اٹھا۔ اس نے نظریں جھکا لی اور دھیمی آواز میں بولی، دیکھیے زابر صاحب، میں جذباتی ضرور ہوں مگر پاگل نہیں، میری ایک شرط ہے۔ ساور نے بلوچ کہا، شرط؟ اور وہ کیا؟ گلو نے مسکرا کر اپنی روایتی شوخی سے کہا، شرط یہ ہے کہ ہفتے میں ایک بار نہاری بنے گی اور آپ مجھے منع نہیں کریں گے، اور ہاں کبھی کبھی میرے ساتھ گول گپے کھانے بھی جانا پڑے گا۔ زاور نے کہکا لگایا اور ایک بھرپور اور خوشگوار کہکا، منظور ہے، 100% منظور ہے، بلکہ میں خود تمہارے ساتھ نہاری کھاؤں گا۔ اب خوش؟ گلو نے اس بات پہ سر ہلایا، بہت خوش۔ زاور نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخمل کی ڈبی نکالی اور اس میں سے ایک خوبصورت انگوٹھی نکال کر گلو کی انگلی میں پہنا دی۔ یہ ہیرے کی انگوٹھی تھی جو اس کے ہاتھ میں چمک رہی تھی، تمہارے لیے، میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ۔ تم نے میرے گھر کو، میرے بزنس کو، میرے دل کو سنبھالا ہے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ گلو کی آنکھوں سے خوشی کا ایک آنسو ٹپک پڑا۔ ابھی وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے تھے کہ اچانک کچن کے دروازے پر زوردار شور ہوا۔ آذر، شہلا، ماجبین جو ہار مان چکی تھی، پھوپھو، تائی جان، چاچی، سب سے آگے دادی اماں کھڑی تھی۔ آذر نے بنگلہ ڈالنا شروع کر دیا، او بلے بلے، مسٹر پروٹین بک ہو گئے، مبارک ہو۔ دادی نے آگے بڑھ کر دونوں کی بلائی لی، صدقے جاؤ، میری دعا قبول ہوگی، اللہ نظر بد سے بچائے۔ نگہت بیگم نے بھی آگے بڑھ کر گلو کو گلے لگا لیا، اپنی تمام تر کلاس قبول کر انہوں نے بیٹے کی خوشی کو اپنا لیا۔ شہلا اور ماجبین نے بھی کسیانی ہنسی کے ساتھ مبارکباد دی۔ گلو نے زاویہ کو دیکھا اور زاویہ نے گلو کو۔ ان کے درمیان ایک خاموش عہد تھا، محبت کا، وفا کا، ایک دوسرے کو قبول کرنے کا۔ وہ زاویہ جس نے کبھی تیل والی چیزوں سے نفرت کی تھی، اب ایک ہاتھ سے آئس کریم پکڑے دوسرے ہاتھ سے گلو کا ہاتھ تھامے ہوا تھا اور پیچھے آذر کچن میں برتن بجا کر ڈھولک کا مزہ لے رہا تھا۔ یہ جیت صرف محبت کی نہیں تھی، یہ جیت اس یقین کی تھی کہ ظاہری خوبصورتی ڈھل جاتی ہے مگر سیرت اور خلوص کی خوبصورتی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔